कर रहे हैं। ये आरएसएस डेमोक्रेसी के माध्यम से प्रचार प्रमुख को कहना मैक्सिमम पड़ा है प्रेशर कि बांग्लादेश पे एक सेकंड, बनाया गया खेमचंद है, शर्मा जी, वर्तमान सरकार को वहां पे झुकाया गया है। खेमचंद शर्मा मेक जी, श्योर मैं किया ये गया, कह मैं रहा आपको हूं कह कि सकता सिर्फ हूं दावे के कांग्रेस, एक साथ, सेकंड जिस खेमचंद जी, तरीके से मालदीव को झुकाया, हाँ वैसे ही हम बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वर्तमान में, हाँ, उनको भी झुका के रहेंगे। और तो जितने भी हमारे ये ऑपरेटर भी हैं, भरोसा, हर तरीके ये की जो है, सुरक्षा भारत ये तमाम भरोसा सुरक्षा देखिए आरएसएस इसको को भी क्यों नहीं है? मेरे कांग्रेस हिसाब छोड़िए, से विपक्ष इसको को। थोड़ा दूसरे तरीके से शिवांश प्रताप समझना जी। चाहिए कि भारत सरकार बहुत ही चैतन्य होकर काम कर रही है और उसको हमें थोड़ा सा अभी हमें वेट भरत ये जी एक करना सेकंड, भरत जी एक चाहिए सेकंड। कि जो अभी देखिए इसको दो परिप्रेक्ष्य हैं। अमेरिका के बिडेन सरकार की भी इसमें बहुत अधिक सहभागिता है। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। भारत सरकार बहुत क्या चैतन्य बात कर रहे होकर हैं सर? कार्य कर प्रचार रही है प्रमुख इस कह पे। रहे हैं कि अब हो गया बहुत, अब कुछ और उपाय खोजिए। आप कह रहे हैं धैर्य की बात, नहीं, आरएसएस में ही आप है ना समझिए आप? बात को। सरकार जो जो संघ के द्वारा कहा गया है उसका अर्थ यह है कि हमें अपने स्मार्ट पावर का प्रयोग करना। स्मार्ट पावर का अर्थ है कि आज के समय में अगर आप देखिए, दृष्टि डालिए उसका प्रयोग किस प्रकार से सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया। पूरे विश्व से जो हिंदुओं के, बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रोटेक्शन के लिए जो चिंताएं पूरे विश्व से आई हैं, अमेरिका से आई हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटेन में संसद में बोला गया है बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ठीक बोला है। है। पूरी दुनिया जो बोल रही है वो भारत के अपने सॉफ्ट पावर की वजह से ही बोल रही लेकिन है। शिवांश हिंदुओं जी, का आप एक बात मानते कंट्रोल। हैं, जैसा धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आ, इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाले जो लोग हैं वो हैं। मुझे एक दूसरी डिबेट में जाना है, मैं आज्ञा चाहूंगा। थैंक यू। देखिए देखिए, इस्लामिक कट्टरपंथी जो सोच है निसंदेह आईएसआई के इशारे पर काम कर रही है। हाँ लेकिन इसका जो डिप्लोमेटिक सह है, आप हाँ, देखिए, पाकिस्तान का आईएसआई और अमेरिका, ये दोनों के हित बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान अपने इस्लामिक एंगल को वहां पर स्टिमुलेट कर रहा है और अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक में अपने प्रभुत्व को बढ़ाकर चाइना और इंडिया को काउंटर करने के लिए बांग्लादेश तो में मैं वही अपनी समझना जो है चाह वो रहा करना हूं चाहता कि है। ये जमाते इस्लामी संगठन का बड़ा नाम आ रहा है। तो पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं, जमाते इस्लामी, आइए इस वॉल पर, जमाते इस्लामी आखिर क्या है और जमाते इस्लामी का प्लान क्या है, ये भी जरा समझना जरूरी है। जमाते इस्लामी, हिंदुओं पर हमले के पीछे यही नाम आ रहा है। तो जमाते इस्लामी का प्लान क्या है, पहले ये जान लीजिए कि हिंसा लगातार हो रही है, इसे फिर से दिखाइए। जमाते इस्लामी का प्लान, हिंसा के पहले दौर में हिंदुओं को शेख हसीना समर्थक बताकर पहले मारा गया। शुरुआत जब हुई, शेख हसीना को जब देश छोड़कर जाना पड़ा। हिंसा के दूसरे दौर में नवरात्र में शुरू हुआ, जब मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। हिंसा का दूसरा दौर नवरात्र में शुरू हुआ। मकसद हिंदुओं को पूजा से रोकना और उनका धर्मांतरण करना, या उनका जो धर्म का प्रैक्टिस है उसे रोकना। जमात ज़्यादातर हमलों को खुद अंजाम नहीं देते हैं। आपने कई मौलानाओं, मौलवियों को सुना होगा, जमात के मौलाना जो हैं हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। अभी आपने कई मौलाना को सुना होगा कि इनके तलवार से इन्हें काट दो। तो फिर पाकिस्तान से ट्रेन होकर जो आतंकी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो फिर हिंदुओं पर हमला करते हैं। जिहादियों का टारगेट हिंदुओं की आबादी को जीरो पहुंचाना। जो कभी 30%, 32%, वो अब 6% रह गई है, उसे जीरो पहुंचाना और बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाकर शरिया लागू करने का ये मकसद है, ये प्लान है। और इसमें बड़ा हथियार इस्कॉन को टारगेट कर हिंदुओं के खिलाफ माहौल बनाने की ये पूरी साजिश है। तो हिंसा के पहले दौर में ये एक प्लान के तहत चल रहा है कि पहले दौर में शेख हसीना समर्थक बताकर मारा गया। दूसरे दौर में फिर नवरात्र में शुरू हुआ दूसरा दौर, जब मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, बीच में थोड़ा गैप, और उसके बाद मूर्तियां तोड़ी गई, हजारों मूर्तियों को तोड़ा गया। और साफ मकसद है हिंदुओं में एक डर पैदा करना, धर्मांतरण को बढ़ावा देना और हिंदुओं की आबादी को जीरो करना, जो लगातार कम होती गई। हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में 33 से 34% थी, वो अब 6% रह गई। जमात के जो मौलाना है वो हिंदुओं के खिलाफ पहले जहर उगलते हैं। ये प्लान देखिए कैसे काम करता है। और फिर पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आए आतंकी हमला करते हैं और हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बनाने की ये कोशिश भी है, दहशत का। जिहादियों का टारगेट हिंदुओं की आबादी को ज़ीरा पहुंचाना। अब सवाल ये है कि ये जो जमाते इस्लामी आप देख रहे हैं, जमाते इस्लामी कहां से आया, क्या है, ये भी ज़रा जानिए। जमाते इस्लामी, अब जो अगला ग्राफिक्स है वो दिखाइए। जमाते इस्लामी आखिर क्या, किस तरह का संगठन है? जमाते इस्लामी दरअसल ये आज़ादी से पहले का संगठन बना है। ये कैसे वजूद में आया? तो जमाते इस्लामी के मूल संगठन की स्थापना अगस्त 1941 में की गई।
इस्लामिक दार्शनिक अबुल आला मौदूदी ने इस्लामिया पार्क से इसकी शुरुआत की थी। जमात इस्लामी कैसे वजूद में आया ये समझिए। संगठन का शुरुआती मकसद इस्लाम का प्रचार रखा गया। इस्लाम का प्रचार प्रसार ये संगठन करने के लिए बना। 1941 से लेकर 1946 तक भारत में इस्लाम का प्रचार करता रहा, आज़ादी से पहले तक। लेकिन जब पहला मुस्लिम संगठन था जिसने विभाजन और अलग पाकिस्तान का भी विरोध किया था, उस वक्त जब ये बना था 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को सपोर्ट भी नहीं किया था। उस वक्त ये जमाते इस्लामी संगठन का स्वरूप जो था, भारत से अलग होकर जब पाकिस्तान अलग देश बन गया तब जाकर ये संगठन दो टुकड़ों में बंट गया और मौजूदा बांग्लादेश उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान कहलाया था और जो ये संगठन दो टुकड़ों में फिर बंट गया। इसी दौरान संगठन दो अलग अलग हिस्सों में टूटा। जमाते इस्लामी जो 1941 में बना था और उसके बाद भारत में जो रह गया वो जमाते इस्लामी हिंद संगठन रहा। भारत में जमाते इस्लामी हिंद संगठन और फिर पाकिस्तान में जमाते इस्लामी पाकिस्तान बना। और ये जो जमाते इस्लामी पाकिस्तान है यही सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल भारत में जमात कानून के दायरे में रहकर धर्म के प्रचार में जुटा रहा, इस्लाम के प्रचार में जुटा रहा, लेकिन पाकिस्तान का जमात पूरी तरह कट्टरपंथियों के कब्जे में आ गया और पाकिस्तान में भी जो वहाँ रह रहे हिंदू थे उन्हें टारगेट बनाना शुरू किया। उन हिंदुओं के साथ हिंसा या धर्मांतरण जैसे कामों को अंजाम देने में जो जमात जो है वहाँ जुट गया। पूर्वी पाकिस्तान में ज़रूर हिंदुओं की आबादी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया और ये कट्टरपंथियों के मन में कहीं ना कहीं कसक थी। अब जब शेख हसीना की सरकार में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा था, जब शेख हसीना को इसलिए हटाना ज़रूरी था, तो शेख हसीना जब देश छोड़कर गए तो मोहम्मद यूनुस के आते ही जमात पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। ये प्लान समझिए। और पाकिस्तान के इशारे पर जमात के कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। तो जमाते इस्लामी बांग्लादेश में 10 हमले में से 9 हमलों के पीछे जमाते इस्लामी है और ये पूरी प्लानिंग के तहत चल रहा है। तो ये जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान का जमाते इस्लामी आप समझिए इसे संगठन, और ये पाकिस्तानी कट्टरपंथी हैं, पाकिस्तान से आए जमाते इस्लामी हैं और इनका एक प्लान भी एक मैप के जरिए जो हमने कल बताया था, एक बार फिर से वो समझिए कि रोहिंग्या मुसलमानों को भी ये अपना हथियार बना रहे हैं। कैसे? जो कॉक्स बाजार है ये रोहिंग्या कैंप है, यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल है, रोहिंग्या कैंप यहीं पर है बांग्लादेश, इसे इधर म्यांमार का रखाइन स्टेट है और यहाँ कोलकाता, यहाँ ये पश्चिम बंगाल का स्टेट, ये उड़ीसा, पारादीप, भुवनेश्वर, पुरी, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका। इधर फिर मेघालय, त्रिपुरा जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, 7 नॉर्थ ईस्ट राज्य। ये यहाँ जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो शरणार्थी बनकर रह रहे हैं कॉक्स बाजार में 10 लाख करीब, टारगेट ये है कि ये जमाते इस्लामी संगठन के जो कट्टरपंथी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो इन्हें ब्रेन वॉश कर टेररिज्म, ये जो टेररिस्ट का ट्रेनिंग है वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग देकर इन्हें यहाँ से फिर आराम से उड़ीसा की तरफ, कोलकाता की तरफ या मुंबई की तरफ भेज सकते हैं। और ये बहुत गहरा, बहुत खतरनाक प्लान है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दरअसल प्लानिंग के तहत हो रहा है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमेसी करते रहे तो डिप्लोमेसी से कुछ नहीं होने वाला साहब, और यही आरएसएस भी कह रहा है। तो अब यहाँ पर पीके सहगल साहब, चूंकि हमने जो समझाया जमाते इस्लामी ने वही काम किया पाकिस्तान में, वहाँ हिंदुओं पर हमले किए, वहाँ हिंदुओं को एक तरह से मजबूर हो गए वहाँ के हिंदू या तो धर्मांतरण करने पर या फिर वहाँ से देश छोड़ने पर, और अभी भी जो कुछ बचे हुए हैं उनके साथ क्या कुछ होता है ये हम आप जानते हैं। यही जमाते इस्लामी अब यहाँ बांग्लादेश में कर रहे हैं। पाकिस्तान को हम सुधारते सुधारते बहुत लंबा अरसा हो गया, तो क्या एक सिलसिला बांग्लादेश के साथ भी शुरू होगा या फिर आप ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कट्टरपंथी वहां से हट जाएंगे? अब ये कट्टरपंथी तो नहीं हटेंगे, लेकिन इस समय दुनिया के जो 12 सबसे खूंखार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से 8 ने हिंदुस्तान के ऊपर बाय इटसेल्फ या मिलजुल कर हमले किए हैं। एलईटी ने, जैश ए मोहम्मद ने, अलकायदा ने, आईएसआईएस ने, तरीके तकरीबन पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है और हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम अपनी सुरक्षा को हर प्रकार से कायम रख सकते हैं, अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकते हैं। अगर इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो इनके साथ भी वही कार्रवाई होगी जो हमने एलईटी या जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन या अलकायदा, आईएसआईएस या तालिबान के साथ किया है। कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुए और हिंदुस्तान साफ तौर पर जानता है कि इस समय हिंदुस्तान जो है उसकी इन्फ्लुएंस दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है। ये हमको अपना धैर्य रखना है। कुछ समय के बाद आप देखोगे जब वहाँ ट्रम्प सरकार आ जाएगी
तुलसी गबाड़ आ जाएगी, यूनस की सत्ता चली जाएगी। यूनस जो है कठपुतली आज कार्रवाई कर रहा है, डीप स्टेट जो जिसको कंट्रोल कर रहे हैं बाइडेन की डेमोक्रेट्स की सत्ता चली जाएगी। इन दी शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म हिंदुस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है, और वो साफ तौर पर जानते हैं अगर हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त की कार्रवाई करेंगे तो हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। उनको म्यांमार से किस लिए उखाड़ के फेंका? जब उन्होंने गलती की, अपनी सिक्योरिटी फोर्स के साथ पंगा लिया और सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर हमला किया तो 10 लाख को बाहर निकाल दिया। अगर हिंदुस्तान के साथ किसी माफी कार्रवाई की, अभी भी सरकार जो है टटोल रही है कहाँ ये लोग हैं, उनको इनका पता लगा रही है, उनको निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम इसका इलाज ढूंढ रहे हैं या फिर एक कट्टरपंथी जमाते इस्लामी जिसका जिक्र मैंने किया? देखो, हिंदुस्तान के खिलाफ जितने मर्जी कट्टरपंथी आ जाए, चाहे वो जमाते इस्लामी हो, चाहे एलईटी हो, चाहे अलकायदा हो या आईएसआईएस हो, किसी को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, क्योंकि हमारा जो है इंटेलिजेंस ग्रिड जो है बहुत सिक्योर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि इनका हौसला इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग हैं इनकी मददगार? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, देश में बड़े मददगार हैं जो खालिस्तानियों को करते हैं, जो केरला में स्थित बहुत सारे लोग हैं उनकी मदद करते हैं, जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कामयाबी नहीं हुई। जितने भी वक्ता है यहाँ पे सारे के सारे कह रहे हैं कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन एक ने भी नहीं कहा कि बड़ा कदम क्या होना चाहिए। एज फार मिलिट्री एक्शन इज कंसर्न, एब्सोल्युटली एंड टोटली रूल्ड आउट। गवर्नमेंट ऑफ बड़ा कदम क्या होना चाहिए आप कह रहे हैं? इकोनॉमिक ब्लॉकेज। लेकिन मैं ये मानता हूं आचार्य शैलेश जी कि जो कट्टरपंथी होते हैं, जो जिहादी सोच वाले होते हैं, क्या इन्हें अर्थव्यवस्था की भाषा समझ में आती है? अगर समझ में आती तो पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, लेकिन फिर भी उनसे वहां पर यही सोच है कि साहब कश्मीर, भारत विरोधी रवैया। तो उनका पेट भरा रहे ना रहे या मुल्क का पेट भरा रहे ना रहे, उनकी तो यही मंशा रहती है कि हम बर्बादी करेंगे, तबाह करेंगे, और वो तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। तो क्या अर्थव्यवस्था वाली जो भाषा है, हम सख्त भाषा अगर अपनाते हैं, वो समझ में आएगी? नहीं सुमित जी, मुझे लगता नहीं है कि अर्थव्यवस्था वाली भाषा समझ में आएगी, क्योंकि चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, और कुछ अरब देशों से भी पैसे आ रहे हैं वहां पर, और अमेरिका भी चाह ही रहा है, अमेरिका के बाइडेन सरकार भी सहायता कर ही रहा है। इसलिए आज जरूरत है मिलिट्री एक्शन। एक बार जब मिलिट्री एक्शन करेंगे आप और वहां के जितने जिहादी है उसको नेस्तनाबूद नाबूद करना शुरू कर देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो लातों के भूत है वह बातों से कभी नहीं मानते, और ना ही पैसे से। पैसा तो वो लोग यहाँ वहां से लेता ही है। पूरा चाइना मदद कर रहा है। चाइना हमारे सराउंडिंग जितने भी देश हैं, आप देखिए श्रीलंका में जिस तरह की स्थिति हुई, हमारे देश को वहां से भी अस्थिर करने की कोशिश किया गया। श्रीलंका में चाइना जो है अपना पोत रखने के लिए अपना जगह खोजना शुरू कर दिया, म्यांमार में शुरू कर दिया, इधर आपको भूटान को भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, नेपाल को उकसा रहा है चाइना। तो चाइना पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है धन दे करके। इसलिए धन से कुछ नहीं होगा, आज जरूरत है मिलिट्री एक्शन से। पेगे सगल साहब जानते हैं कि कैसे आप खुद आर्मी में उस समय रहे होंगे 1972 में, जब एक बार यहाँ से बेड़ा गया और जा करके कुछ किया तो सब कुछ आत्मसमर्पित करवा दिया। यही एक बहस चल रही है।